नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। 4 वो खबरें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सियासत की खबर हो या फिर हो बॉलीवुड की गलियारा खबर, हम आपको 4 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं जो कि बेहद अहम है। तो पहली खबर होगी मणिपुर से, जहां पर लगातार हो रही हिंसा के बीच खबर यह है कि सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि 16 घंटे के अंदर वो दूसरी बार राज्यपाल से मिले हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो लंबे समय से गठबंधन की बात चल रही थी, अब उस पर लगभग मुहर लग चुकी है और कल होने वाला है ये गठबंधन, जिसे लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। लगातार राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक सभी इस पर चर्चा कर रहे थे कि गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा। वहीं तीसरी खबर है लखनऊ से, जहां मौत की इमारत ने 8 लोगों को लील लिया है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। इस खबर को भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चौथी खबर होगी कंगना की, इनकी फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट मिल गया। काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी बयानबाजी और काफ़ी कट के बाद अब ये फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। यूए सर्टिफिकेट दिया है। चलिए पहली खबर की बात कर लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की है। वो आज दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहीं शनिवार रात 8 बजे भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। ये मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली थी। इससे पहले बीरेन सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से मिले थे। सूत्रों की माने तो बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफे की पेशकश की थी, बाद में फैसला बदल लिया था। आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 यानी कि करीब 1.5 साल होने वाला है, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। और बीते 7 दिनों की बात करें तो हिंसा की बाढ़ आ गई है। लगातार हिंसा हो रही है। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस्तीफे की अटकलें की 2 बड़ी वजहें हैं, आपको बताते हैं। बीमारी के कारण छुट्टी पर गए मुख्य सचिव को तत्काल वापस बुलाया। दूसरी जो वजह है, कुकी उग्रवादियों ने एक संगठन ने राज्य में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की। और मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ अभी ताज़ा हालात है। पिछले 7 दिनों में लगातार वहाँ हिंसा हो रही है। 1 सितंबर की हिंसा की बात करें तो पहली बार ड्रोन से हमला हुआ है। 1 सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला है। इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरू गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपर से हमला किया, जिसमें कि 2 लोग की मौत हुई। 3 सितंबर को भी यहाँ पर उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए थे। तो आपको बता रहे हैं जिस तरह की तमाम जो पिछले करीब 1.5 साल से जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। और इसीलिए सीएम एम बीरेन सिंह लगातार 2 बार पिछले कुछ घंटों में राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं 6 सितंबर को आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के निवास है, उनके घर पर भी हमला हुआ था। कुकी उग्रवादी ने रॉकेट बम फेंके थे। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, वहीं कई घायल हुए थे। बात करूं 7 सितंबर की तो जिरबाम में 2 हमले हुए थे, जिसमें 5 की मौत हुई। तो लगातार जिस तरह से मणिपुर में हिंसक माहौल बना हुआ है, कुकी और मैतेई जो समुदाय है उसके बीच जिस तरह की हिंसक झड़पें हो रही हैं पिछले करीब 1.5 साल से, उसके बाद से लगातार वहाँ अस्थिरता देखी जा रही है। और लगातार सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग भी हो चली है। और इसी को देखते हुए लगातार जो सीएम बीरेन सिंह हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ दुखी हैं और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी पिछले साल, मैं आपको बता दूं। और जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल से पिछले 16 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात की है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो मणिपुर के हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिस तरह के हालात फिर से बने हैं एक बार, ऐसे में सीएम बीरेन सिंह फिर से उन्होंने इस्तीफे का मूड बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है। 6 सितंबर को पूर्व सीएम के घर रॉकेट से हमला हुआ था। सोचिए किस तरह के हालात हैं मणिपुर में। मणिपुर विष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरम्बंग कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादी ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से कुकी, नागा और मैतेई जो समुदाय है उनके बीच जिस तरह के हिंसक झड़पें हो रही हैं वो वाकई में चिंता की बात है। लगातार अटकलें अब लगाई जा रहे हैं कि सीएम एन बीरेन सिंह इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी लगातार राज्यपाल से जो मुलाकात हो रही है उसे लेकर सियासी जो गलियारे हैं वहाँ पर इस बात की चर्चा है कि बीरेन सिंह जो सीएम हैं मणिपुर के, वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की है।
और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर्वेश्वर जी। धन्यवाद सर, जिस तरह के हालात मणिपुर में देखने को मिल रहे हैं, पिछले करीब 1.5 साल से तो हालात हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 6-7 दिनों की बात करूं तो ड्रोन हमले हो रहे हैं, और जिस तरह के जो सियासी हालात बदले हैं, पिछले 16 घंटों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 बार गवर्नर से मुलाकात की है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ विश्लेषण आपका? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। सरकार बीजेपी की है, वहां पे सेंट्रल हर संभव प्रयास किया कि वहां पे हिंसा को रोका जाए, पीस लाया जाए। लेकिन ये जो एक वीक पहले की जो घटना हुई है, लॉन्ग रेंज के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ड्रोन से हमला हो रहा है, तो इसका आशंका आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे बाहरी तत्व, चाइना हो गया या भारत के विरोधी जो भी है, वो किस तरीके से इस उग्रवादी संगठन की मदद कर रहे हैं। इनकी पहुंच कितने उन्नत किस्म के हथियारों तक हो गई है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरे तरीके से वहां पे भारतीय सेना को भेज के इन कुकी आतंकवादियों को पूरे तरीके से निस्त नाबूद कर दे, तभी राज्य में पीस आ सकता है। नहीं तो इस तरह के हथियार तो माओइस्ट के पास भी नहीं थे, और ना ही जो जो आतंकवादी आते हैं उनके पास भी इतने उन्नत किस्म के हथियार नहीं है। तो सर जी, यह एक सवाल ये है, माफ़ करूंगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि पिछले साल भी 20 जून को सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी, और अब वो फिर से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कोई कुछ सियासी समीकरण है, या फिर वो उन्होंने खुद से ही ये फैसला लिया है, अगर वो कर रहे हैं इस्तीफा? तो जरूर जो भी मणिपुर में हो रहा है उससे बीजेपी सरकार की बैकफुट पे चली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1.5 साल से इस इंसिडेंट को वहां पे पीस कायम नहीं किया जा रहा, इंसिडेंट पे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के बीजेपी को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है, और शायद एन बीरेन सिंह जी को हटाया जाए, या वहां राष्ट्रपति शासन लगा के जो कंट्रोल है पूरा होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में ले, और फिर उसके बाद पूरे तरीके से वहां पे सेना को भेज के और इन उग्रवादियों से पूरे मणिपुर को आजाद करवाए। क्योंकि यह एक दिन का मामला नहीं है, 1.5 साल से चल तो सर, रहा है। टाइमिंग को और लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं विपक्षी क्या कि अभी पार्टियां, अभी क्यों इस्तीफे की अगर पेशकश अगर कर रहे हैं, तो अभी क्यों? वक्त काफी बीत चुका है। इसलिए कि आप देखिए, ये हाई टाइम है कि उनके पास जब इतने उन्नत किस्म के हथियार आ गए हैं कि वो ड्रोन अटैक कर दे रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल पूर्व सीएम के घर पे उन्होंने तो रॉकेट सर, मार यहाँ पर तो दिया। मेरे ख्याल से तो इस्तीफे की बजाय जो हालात बने हैं उससे निपटने की जरूरत थी। खैर जी, तो हालात देखिए, हालात अगर कहीं ना कहीं विरोधियों में भी होगा आवाज की, या उनके अपने अंदर कुछ चल रहा होगा, तो इस्तीफा लेके बीजेपी ये बड़े अच्छे तरीके से करती है। अपने मुख्यमंत्री कहीं चेंज करना होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो क्या हरियाणा क्या देख ये लीजिए। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, तो उससे पहले बीजेपी एक ट्रेडमार्क सेट करना चाह रही है कि हम ऐसे हालातों में हम अपने सीएम का भी इस्तीफा ले लेते हैं? हाँ, देखिए, बीजेपी इस मामले में बहुत ही धुरंधर है। जी हाँ, जी। मैंने बताया ना, हरियाणा आप देख लीजिए, 3 राज्यों में उधर जीते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों में नए सीएम बैठा दिए पुराने सीएम को हटा के। तो इसमें बीजेपी की कोई सानी नहीं है। कांग्रेस की ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है पूरी तरह फेल होती है। राजस्थान में देख जी जी। लेते अशोक गहलोत, और वो लड़ते रहे, सचिन हाँ, तो पायलट। बीजेपी बीजेपी अभी की सुख स्ट्रेटजी का एक पार्ट भी हो सकता है। सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब खबरें हैं कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि ये बीजेपी स्ट्रेटजिकली ये कर सकती है, क्योंकि एक ट्रेंड सेट करना होता है कि ऐसे हालात होते हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री को भी बदल देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
और दूसरी खबर जो है वो हरियाणा की सियासत को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले खूब सियासी जो गणित है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात को कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच लंबी चर्चा हुई है। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आपको 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट के अंतर्गत 11 विधानसभा आती हैं। गुप्ता ये चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस सीट के अंतर्गत आने वाली 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। ये चारों सीट कांग्रेस आपको दे सकती है। शनिवार को आपके राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा था कि हरियाणा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमें बस पार्टी के आदेश का इंतज़ार, वो जैसे निर्देश देंगे हम कुछ बता देंगे। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं भविष्य में उन्हें पछतावा होगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से गठबंधन की पहल की गई थी। राहुल ने आम आदमी पार्टी से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी रखा था। कांग्रेस गठबंधन फॉर्मूला के तहत कांग्रेस आपको 5 और सीपीआई, सीपीएम, सपा और एनसीपी को 1-1 सीट पर राजी है। तो सियासी उठापटक, सियासी गणित और योगेश कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। योगेश जी, अब हरियाणा में जो सियासी उठापटक और गठबंधन की जो सियासत चल रही है, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 4+1 यानी 5 सीटों पर सहमति बनी है। ये क्या रंग दिखाएगा? देखिए, जहां तक मेरा आज के दिन जो चुनाव अगर होता है तो जो मेरा मानना है उसके हिसाब से कांग्रेस बहुत मजबूत है। और जो कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस ने आम आदमी को दी थी जी, मैं मानता हूं आम आदमी का कुछ फायदा कांग्रेस को हुआ है इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो सीट उनके खाते में देके अगर कांग्रेस के सिंबल पे वो अपना आदमी लड़ा देते तो वो सीट 100% जीतते। ठीक है। अब आज के जो हालात आप बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी अकेले अगर लड़ेगी तो कोई एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये गारंटी है। ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि जो राहुल जी ने जो किया है, वो मेरा मानना है कि राजनीतिक तौर पे उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि नेशनल लेवल पे जो भी हमने इंडिया गठबंधन बनाया है वो इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद हरियाणा के बाद दूसरा दिल्ली में भी चुनाव होगा कुछ ही दिनों बाद जी। ठीक है। और दिल्ली के चुनाव को भी दिमाग में रख के चल रहे होंगे। और जो राहुल जी ने ये मूव किया है, वो मूव इसलिए किया गया है कि पूरा का पूरा नेशनल लेवल पे ये एक मैसेज जाए कि भाई हम तो अपने साथ जो भी, चाहे हमारे छोटे दल हैं, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0.5% वोट मिला था पिछली बार इन्हें, तो इस हैसियत के लोगों को भी हम उनके कद से ज्यादा जो है सम्मान देंगे, जबकि बीजेपी बिल्कुल इसके उलट करती है। तो ये मैसेजिंग जैसे ही नेशनल लेवल पे जाती है तो उस मैसेजिंग के बाद बीजेपी के जो भी एलाइज हैं वो ये सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि ये राजनीति आज 2 दिन के लिए नहीं करी जा रही है या हरियाणा के लिए नहीं, आगे आने वाले वक्त में भी चुनाव होने हैं जी। आने वाले वक्त के लिए ये सारा का सारा कार्यक्रम है। अदरवाइज हरियाणा में तो कांग्रेस अपने दम पे सरकार बड़े आराम से बना सकती है, आज भी बनाएगी। ठीक है योगेश जी, एक मेरा छोटा सवाल ये कि जिस तरह से जो पहलवानों की जो एंट्री हुई है कांग्रेस में और जिस तरह से टिकट दिया गया है, तो पहले भी कई पहलवान आए हैं लेकिन वो धूल चाट गए हैं। तो अब इस बार जो आपको लगता है कि कुछ सियासी फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को पहलवानों के आने से? देखिए, जो पहले पहलवान को जिनको दिया गया है या जितने भी स्पोर्ट्समैन को दिया गया है, वो बस एक जेस्चरिंग पोस्चरिंग के हिसाब से दिया गया था। ठीक है। लेकिन अब जो विनेश फोगाट, जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ले देता हूँ। जी। विनेश फोगाट का जो सम्मान हुआ है इस हारने के बावजूद, मतलब मेडल ना मिलने के बावजूद, जी, तो वो एक इतना
इतना बड़ा सम्मान है कि वो शायद गोल्ड मेडल जीत जाती तो भी ना होता। बिल्कुल सही बात। और इमोशनली लोग, हरियाणा के लोग बहुत हरियाणा के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग ही बहुत इमोशनल हैं। जी जी जी। और अब ब्रजभूषण जी ने उसमें आग के अंदर घी का काम कर दिया है। बिल्कुल सही। उनने यहाँ तक भी कह दिया है कि खलनायक जो है इसके खलनायक है दोनों। हाँ, तो जी जी। तो और इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण जी ने इनडायरेक्टली कर है कि इस साजिश में शायद उनका भी कोई रोल है। ठीक है योगेश जी, तो मैं ये जो आप चीजें- जी योगेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा का जो दंगल है, सियासी दंगल है, वो कौन सी पार्टी जीतने वाली है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस 100% सरकार बनाएगी, 65 ±5। आप लिख लीजिए। अभी अभी हालांकि चीज अभी इतनी बटी है, जी। लेकिन अभी भी बता रहा हूं मैं, 65 ±5 कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं और जिस तरह वहां पर रोना धोना हुआ है, नाराजगी हुई है, उससे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात नुकसान तो होगा बीजेपी को। बीजेपी तो एक्चुअली आपको मैं आज बता देता हूं जी। बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। उनको मैं उनका भी बता देता हूं, 10 ±5 90 में। हाँ 90 में 10 ±5 है वो। और इंडिपेंडेंट लोग जीतेंगे या जेजेपी या ये जो जीतेंगे जी। वो वही लोग जीतेंगे जिस कैंडिडेट में दम है। या कोई ट्रायंगुलर फाइट होगी या 4 लोग एक साथ लड़ गए, कुछ ऐसा टिकट कांग्रेस ने गलत दे दिया, अगर कुछ ऐसा होगा तो मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल एक तरफा जीत वहां पर कर रही है। वन साइडेड। अगर आम आदमी से कंप्रोमाइज ना हो तो भी, लेकिन आम आदमी से हो गई तो आम आदमी का शहरों में थोड़ा सा। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत योगेश जी, आपने जाएंगे। इतने अपना अमूल्य वक्त दिया, इतनी अच्छी टिप्पणी की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, बस कल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब बात करेंगे लखनऊ हादसे की। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर के हर मिलाप बिल्डिंग शनिवार शाम को भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 27 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग उस वक्त गिरी जब ट्रक से दवा अनलोडिंग का काम हो रहा था। उस दौरान तेज बारिश भी हो गई थी। बिल्डिंग में मोबिल ऑयल, दवा और क्रॉकरी का वेयरहाउस बना हुआ था। घटना के तुरंत बाद पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लखनऊ नगर निगम की टीम पहुंची। राहत बचाव कार्य रात भर चला है और अभी भी चल रहा है। लोक बंधु अस्पताल की इमरजेंसी में घायलों की लेकर जब एम्बुलेंस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। इमरजेंसी में बेड कम पड़ गए। केजीएमयू से डॉक्टर और स्टाफ को भी बुलाया गया। तो देखिए, ये राहत एवं बचाव कार्य की तस्वीरें हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की ये खबर थे। अभी भी वहाँ आपको बता दूं कि वहाँ बारिश हो रही है, बावजूद उसके लगातार राहत एवं बचाव कार्य जारी है। 8 की मौत हो गई है, कई घायल भी हैं इसमें। तो ये हादसा हुआ, इसमें 9 की मौत हुई है और कई घायल भी हुए हैं। वहीं इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो इसके घायल हैं उसका हालचाल जानने लोकबंधु अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनका हालचाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। तस्वीरें आप देखिए, लोकबंधु अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर बिल्डिंग हादसे के जो घायल हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। और सीएम के साथ आप विधायक राजेश्वर सिंह को भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने हालचाल जाना है। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी लगातार सुबह से लगे हुए हैं और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, फिलहाल क्या वहां पर बारिश हो रही है, क्या कुछ अभी हालात हैं, क्या कुछ और लोगों को निकाला गया है, क्या कुछ वहां की तस्वीर है, जरा तफसील से बताइएगा। आज देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से मलबा जो हटाने का कार्य है वो अभी भी जारी है। हालांकि भारी बारिश बीच में होने लगी थी, हालांकि अभी कुछ बारिश कम हुई, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार मेहनत कर रही थी। और ऐसे में कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ लोगों के फंसे होने की जिस हिसाब से आशंका जाहिर की जा रही है, तो उसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती और लगातार चाहे बारिश हो और चाहे वो काम लगातार, क्योंकि जिस तरह से देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार वापस से तस्वीरें देख लीजिए।
हालांकि जो मलबा है वहां पर पानी भर गया है, मशीन लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। हम साफ तौर पर जिस तरह से जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि इस मामले को लेकर क्योंकि कहीं ना कहीं राजधानी का मामला था, ये बड़ा मामला था। 3 माले की बिल्डिंग जिस तरह से धराशायी हो गई, इसके अंदर 3 कंपनियां थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अब सवाल तो बनता है कि आखिर बिल्डिंग गिरी है। हालांकि जो एनडीए के तमाम जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने एक जांच टीम गठित कर दी कि बिल्डिंग आखिर किस हिसाब से गिरी है, क्या कारण रहा होगा। लेकिन हालांकि अभी जब तक मलबा हटेगा नहीं, जब तक पूरी तरह से तब तक जांच प्रक्रिया इनकी पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि कई लोग यहाँ पर मौजूद है। टीम देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे होंगे कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। जिस तरह से हमारी एसडीआरएफ के जो अधिकारी से बात हुई, 3 टीमें उनकी लगी हुई हैं। और इस तरह में कहीं ना कहीं से अब देखना ये होगा कि आखिर ये बड़ा हादसा लखनऊ राजधानी का ये माना गया है, क्योंकि अभी तक देखिए 8 मौतें हो चुकी हैं और 30 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जी राशिद, वहां पर अभी भी रात बचाव कार्य चल रहा है। अगर आप वहां पर जो मौजूद हैं, वहां पर रात बचाव करने वाले अधिकारी, अगर उनसे आपकी अगर बातचीत हो जाए तो और बेहतर हालात के बारे में हम जान सकेंगे। देखिए जी, यहाँ पर हमने कही, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो सिर्फ राहत और बचाव कार्य करने वाले हैं, लेकिन हालांकि अब कहीं से एक आदेश आया है कि अब मीडिया से कोई भी राहत बचाव कार्य करने वाला व्यक्ति बात नहीं करेगा। तो ऐसे में जो अधिकारी उनका गस्टेड होगा। हालांकि वो अधिकारी अभी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम प्रयास तब भी तमाम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं, कुछ व्यापार मंडल के भी लोग दिख रहे हैं हमको, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संजय बंसल जी हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनसे बात करने के, वो भी आए हुए इस घटना पे कहीं ना कहीं से, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे लगातार। सर, एक बिल्डिंग हादसा हो गया है, तो ऐसे में कैसे क्या सूचना मिली और क्या अब तक जानकारी निकल के आई है? देखिए, बिल्डिंग हादसा बहुत दुखद है और जहाँ तक मुझे याद आता है अपने जीवन में, मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी आज तक ऐसी घटना देखी नहीं कि एक बनी बनाई बिल्डिंग और इस प्रकार से ध्वस्त हो जाए, धराशायी हो जाए और 8 जाने चली जाएं उसमें और कितने माल का नुकसान हुआ। बहुत दुखद है। लगातार वर्षा और वर्षा के कारण जल भराव, वो एक बड़ा कारण जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के पदाधिकारी और यहाँ के सब लोग बता रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है कि उसकी नींव में पानी चला गया, बिल्डिंग की नींव में, और लगातार पानी भरा रहने के कारण वो नींव कमजोर हुई और वर्षा के कारण वो बैठ गई। ये कारण अभी तक हमारी समझ में आया है। इसको आप दैवीय आपदा मान सकते हैं, एक ईश्वर का कहा जाए कि जैसे हमारे यहाँ तो हिंदुओं में ये रहता है कि जब ऊपर वाले ने बुलाना है तो कोई ना कोई रास्ता वो बनाता है कि भाई आपको जाना है, तो ये एक माध्यम बना होगा। राशिद, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो बिल्डिंग जो धराशायी हुई है, इसमें मोबिल ऑयल, दवा और क्रॉकरी का वेयर हाउस बना हुआ था, ये हादसे की एक्चुअल वजह क्या है, जरा ये हमें बताइएगा। के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हमारा प्रयास होगा कि यथासंभव हम लोग जो मदद कर सकते हैं उनके परिजनों की वो करेंगे। प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जो व्यापारी जिसका ये प्रतिष्ठान था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सीधे तौर पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल भराव इस घटना का मूल कारण है। सर, लगातार जल भराव के कारण कई हादसे लखनऊ में और भी देखे गए हैं, तो इस तरह में कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बिल्डिंग की 4 बार शिकायत भी, जो वहाँ पर दवा व्यापारी थे उन्होंने भी शायद मालिक से शिकायत की थी कि कहीं ना कहीं जर्जर बिल्डिंग है या हिल रही है। इस तरह की 2-3 शिकायतों की बात भी सामने आ रही है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी निकल के आई थी? क्या व्यापारी बड़े नेता है? हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि ये जर्जर बिल्डिंग है या किसी ने शिकायत की हो। ये सब बनी बनाई बातें हैं। नगर निगम की तो सर लगातार लापरवाही से कई हादसे हो चुके हैं। 10 साल 12 साल पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर कैसे हो गई पहले तो मुझे ये बता दो। चलिए राशिद, लगातार आप वहाँ पर सुबह से बने हुए हैं राशिद, तो पुराने वाला तो कोई विषय अभी भी नहीं है। जो वहाँ के हालात हैं वो जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल अभी आपको इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार मौके पर मौजूद रहिएगा, वहाँ जो पल की जो अपडेट है वो भी हमें बताते रहिए। देखिए तस्वीरें हैं, जो हादसे का जो घायल है उनसे मिलने लोग बंधु अस्पताल में मिलने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, उनके साथ विधायक भी मौजूद थे।
अब बात करेंगे इमरजेंसी की, यानी कि जो कंगना रनौत है उनकी इमरजेंसी फिल्म की हम बात करेंगे। काफ़ी सियासत इसमें देखने को मिली, काफ़ी कुछ जो हमने जो देखा है, जो बयानबाजी है वो भी है। लेकिन अब उनकी फिल्म को जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC है, उन्होंने UA का सर्टिफिकेट दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर अब कैंची चलने वाली है, कई आपत्ति जताई गई है, कई कट लगने के बाद और कुछ बदलावों के बाद ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। हालांकि अभी तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन ये फिल्म अब रिलीज होगी। कई इसमें कैंचियाँ लगने वाली हैं। और CBFC जो सेंट्रल बोर्ड है उसने इस फिल्म को से 3 सीन डिलीट किए हैं। सख्त हिदायत भी दी है कि फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इसमें 10 बदलाव करने होंगे। फिल्म को लेकर सिख संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण जो सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है उसने सर्टिफिकेट रोक दिया था। कंगना ने बताया था कि सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अभी तक सिख संगठनों की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसका फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें सिखों की जो छवि दिखाई गई थी उससे काफ़ी नाराज़गी थी सिख संगठनों में। लेकिन अब काफ़ी उठापटक, काफ़ी सियासत के बाद अब ये फिल्म रिलीज होगी। तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन फिल्म में काफ़ी काट छाट करने के बाद, कैंची चलने के बाद अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।